हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे आप तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन है 26 तारीख को, 26 अप्रैल 2024 को। तो अपना वोट देने जरूर जाएं। सबसे पहला आज की क्लास का हमारा यही एक आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट होगी, और एक सही सरकार को वोट दें, ये मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से। चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जो कि हम पढ़ रहे थे संधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संधि होती है हमारी तीन तरह की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल सही। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी आपसे मैं बोलते बोलते रुक जाऊं तो मेरी उम्मीद रहती है कि आप बोलेंगे, जो भी मुझे देख रहे हैं वो बोलेंगे। अब ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन आप अपने आप को जरूर देख रहे हैं, राइट। तो अपने आप को दिखाने के लिए जरूर बोले कि हाँ, इससे क्या होता है, रिवीजन स्किल बढ़ती है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट होगा, क्योंकि हम स्वर संधि को पूरा पढ़ चुके थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन संधि। ठीक है। तो व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें व्यंजन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और वर्णमाला में जब मैंने बताया था तो मैंने आपको हर एक चीज को ये बताया हुआ है उस क्लास में कि हमारे पास स्वर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और किन किन व्यंजनों को हमने किस तरह से विभाजित किया हुआ। ठीक है। तो उसमें हमारा एक नाम आया था वर्गीय व्यंजन। क्या नाम आया था, वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या हमारी होती है 25। ठीक है, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अब ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि अब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं क वर्ग की बात करूंगी तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। ठीक है, इन्हीं को हमने, जैसे मैंने कह दिया क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 25 वर्गीय व्यंजन हो गए, जिसमें से अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमारे हो जाते हैं अनुनासिक। ठीक है, ये कैसे हैं, ये अनुनासिक हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे हो गए, अनुनासिक हो गए। ठीक। अब बाकी की, अब इन्हीं वर्गों के हिसाब से मैंने इस पे नाम दिए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो इन्हीं वर्गों को हमने डिवाइड किया था। अब व्यंजन संधि अगर हमें पढ़नी है तो हमें वर्गीय व्यंजन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सारे वर्गीय व्यंजन। क्योंकि व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं होते हैं, ठीक, आपको कहीं कहीं प्रकार पढ़ने को मिलेंगे लेकिन उनका नाम काफी ज्यादा टफ होता है। तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से, उन प्रकार के हिसाब से आपको व्यंजन के भेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन के भेद वो पढ़ते हैं जिनका सब्जेक्ट पर्टिकुलर हिंदी होता है और वो किसी हिंदी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप वनडे एग्जाम के लिए, जिसमें हिंदी ऑप्शनल होता है, अगर आप उसमें तैयारी करते हैं तो आपको व्यंजनों के भेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। हम केवल व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। व्यंजन संधि का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यंजन
अगर कोई व्यंजन किसी व्यंजन के साथ या कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर कोई विकार उत्पन्न करे, कोई विकार उत्पन्न करे, तो उस विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उस विकार को क्या कहते हैं? उस विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया, उदाहरण के तौर पर हम मिक्स उदाहरण लेंगे। जैसे मैंने कह दिया उत प्लस ज्वल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये उज्जवल हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? उज्जवल हो गया। तो यहाँ पे त है और एक और व्यंजन, ठीक है, तो ये क्या बना? ये हमारा बन गया कि ये हमारी संधि हो गई, व्यंजन संधि। और यहाँ पे यही नियम होते हैं कि अगर मान लो पहला वर्ग है तो वो किसी के साथ मिलकर किस वाले वर्ण का आवाज देगा या किस वाले वर्ण को हमें दिखाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया सत प्लस आचार, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सदाचार। ठीक है, अब जब भी हम इस तरह से व्यंजन लिखते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यंजन होता है ये एक वर्ण हमारा आधा लिखा जाता है अधिकतर संधियों में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके नियम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम इसको आगे की तरफ मूव ऑन करते चलेंगे। ठीक है, तो ये सत प्लस आचार, यहाँ पे व्यंजन वर्ण आ गया, यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया, दोनों ने मिलकर दा की आवाज दे दी, क्या बन गया? सदाचार। ठीक है, जैसा कि मैंने संधि में पहले ही बताया था कि अगर आपको संधि करनी है और आपको बिल्कुल ये कंफ्यूजन होता है कि मुझसे संधि हो ही नहीं पाती, तो आप केवल एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी संधि करने बैठेंगे या जब भी आप संधि करने की कोशिश करेंगे, तो जब भी आप किसी शब्द को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों शब्दों का एक मीनिंग आना चाहिए, एक अर्थ आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करती हूँ, मान लो ये सदाचार ही मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये जरा उनके लिए है जो जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे संधि बिल्कुल नहीं होती, कुछ उपाय बताइए क्या करूं, है ना। जैसे बाबा जी के पास चले जाते हैं ना कि मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, बाबा जी उपाय बताओ। बाबा जी 2-4 मनके देंगे, 2-4 मालाएं देंगे, 2-4 उपाय बताएंगे, जाओ गाय को रोटी खिलाओ, है ना, जाओ कैलाश पर्वत से कमल का फूल तोड़ कर लाओ, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे कोई उल्टे सीधे भावना मैं नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको सीधे सीधे तोड़ने की कोशिश करो, आपने इसको तोड़ा सद प्लस चार। ठीक है, तो सद का कोई मीनिंग है, अचार का कोई मीनिंग है? मीनिंगलेस बातें हो रही, मैंने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ दिया। ठीक है, जैसा ये लिखा हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग तोड़ दिया। बिल्कुल ये कैसा हो गया? अर्थ है इसका कोई? सद का कोई अर्थ हो, अचार का कोई? अचार वो फिक्कल हो जाता है ना खाने वाला, तो सदाचार में सद प्लस अचार तो नहीं हो सकता, है ना। सदाचार का मतलब होता है कि जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचार अच्छा हो। आचार का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, अचार का मतलब होता है पिकल, इंग्लिश में पिकल कहते हैं, जो हम नींबू का अचार, आम का अचार खाते हैं, वो अचार होता है, आचार नहीं होता वो। बहुत से लोग थोड़ा सा अपना वो क्या अच्छा दिखाने के लिए वो गलत बोलते हैं, वो कहते हैं आचार दे दो। आचार नहीं होता, इट्स अचार। अचार अलग है, आचार अलग है। आचार का मतलब होता है व्यवहार, राइट, और अचार का मतलब होता है पिकल, जो आप नींबू और इसका खा रहे हैं, आम का खा रहे हैं। ठीक है, तो अचार में और आचार में बहुत अंतर है। ठीक, मात्राओं का अंतर है तो मीनिंग का भी अंतर आ जाता है। अब मैंने इसी सदाचार को ऐसे लिखा, सत प्लस आचार। सत मतलब अच्छा, आचार मतलब आचरण, बन गया सदाचार, राइट। अब इसको सताचार नहीं कह सकते, है ना, इसको सताचार नहीं कह सकते। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आएगी तो सदाचार क्यों कहना, राइट, इसको क्या कह दो? सताचार कह दो। तो सताचार में और सदाचार, सत प्लस आचार हो सकता है लेकिन सताचार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप सताचार लिख के देखिए। सताचार अपने आप में ही एक क्या है? ये एक ऐसा मीनिंग दिखा रहा है। अब कहेंगे सत प्लस आचार ये सही टूटेगा तो सताचार होना चाहिए, जी नहीं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो सत का मीनिंग दिया गया है वो ता को आधा करके दिया गया। सत का मतलब होता है अच्छा, और यहाँ पे ता और आ मिलकर किसका साउंड दे रहे हैं? द का साउंड दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? सदाचार बनेगा। सताचार गलत शब्द है। ठीक है, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, क्वेश्चन लगाने बैठोगे, तो उसमें ये सताचार वर्ड आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको सताचार तक नहीं जाना है, आपको किस पे जाना है? सदाचार पे जाना है। क्लियर है इतनी चीज? यहां तक कोई दिक्कत समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को देखने के लिए, क्योंकि जैसा अभी हमने सदाचार के बारे में पढ़ा, तो उसमें कुछ नियम आ जाते हैं कि भाई हमने अगर क के साथ कोई वर्ण आया है दूसरा, तो हमारा क्या बनेगा। ठीक, तो हमें इन्हीं सारे नियमों को केवल क्या करना होता है? रिवाइज करना होता है, बार बार याद ये अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहती कि किसी चीज को याद करो, आप केवल उसे रोज रोज एक कहानी की तरह पढ़ते रहो, आपको वो अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम व्यंजन संधि के नियमों की तरफ। ठीक, व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि अगर पहले वर्ग, वर्गीय व्यंजन में जो पहला आपका ये वाला वर्ग आ जाता है, ठीक है, अगर पहला वर्ग है हमारा क, च, ट, त और प, ठीक है, अगर इनके साथ कोई स्वर जुड़े, ठीक है, या फिर इसी वर्गीय व्यंजन का तीसरे वाला पार्ट जुड़े, ठीक है, यानी कि अगर क के साथ मानो ग जुड़ गया, च के साथ कोई स्वर, ट के साथ कोई स्वर, थ के साथ कोई स्वर, प के साथ कोई स्वर, और च का तीसरा वर्ड हमारा आ जाता है ज, देखते रहेंगे साथ साथ। ट का तीसरा वर्ड आ जाता है हमारा ट, ठ, ड़, और ता का तीसरा वर्ड आ जाता है ता, था, द, और प का तीसरा वर्ड आ जाता है ब। ठीक है, तो अगर का के साथ कोई स्वर जुड़ा है, या फिर का के साथ उसी का तीसरा ग्रुप जुड़ा है वर्गीय व्यंजन का, तो फिर ये किसमें परिवर्तित होगा? दोनों कंडीशन में। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये अपने वर्ग का, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ग ग्रुप में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ये ग में परिवर्तित होगा, ये ज में परिवर्तित होगा, ये ड में परिवर्तित होगा, ये द में परिवर्तित होगा, और प जो है वो बा में परिवर्तित होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और अगर इन्हीं के साथ मानो, जैसे मैंने लिख दिया क प्लस स्वर आ गया, तो वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, या मैंने क प्लस ग लिख दिया, तो वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और नियम आता है, वो नियम ये कहता है कि भाई अगर इसी तरह से कोई पहला वर्ग है क, च, ट, त, प, इनके साथ अगर आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अगर इनके साथ क्या आ जाए? अंत्यस्थ व्यंजन आ जाए, तो ये अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें से य, र, व को हम क्या कहते हैं? इनको हम आधे स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी जगह स्वर इस्तेमाल कर लें तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो अगर अंत्यस्थ व्यंजन इनके साथ जुड़ता है, तब भी वो परिवर्तित होगा, और किसमें जुड़ेगा? वो ग में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, यहां तक इतनी चीज क्लियर है? इसको दोबारा से समझ लीजिए। अगर का के साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ है, या फिर का के साथ उसी के ग्रुप का, उसी के वर्ग का तीसरे ग्रुप का अक्षर जुड़ा हुआ है, उसी का तीसरा होना चाहिए, उसी ग्रुप का तीसरा, ठीक है, तो फिर ये उसी में अपने ग्रुप के तीसरे शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनके साथ कोई अंत्यस्थ व्यंजन या र, ल, व में से कोई जुड़ा हुआ है, तो फिर वो किस में परिवर्तित होगा? वो सीधे सीधे ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला नियम सीधे सीधे ये कहता है कि अगर आपकी ये फर्स्ट रो किसमें चेंज होगी, इसके साथ चाहे स्वर जोड़ दो, चाहे तीसरा जोड़ दो, चाहे चौथा जोड़ दो, ये हमेशा इसी में चेंज होगा, ग में ही चेंज होगा। क्लियर है बात?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। पहले नियम के उदाहरण क्या कहते हैं? तो पहला उदाहरण हमारा आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया दिग्गज, ठीक है। अब दिग्गज को कैसे तोड़ोगे? ठीक, अब हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, ग आ गया, क्या आ रहा है, ग आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि या तो का होगा, या तो का के साथ कोई स्वर होगा, या फिर का के साथ उसी का तीसरा वर्ण होगा, ठीक है। या फिर का के साथ क्या होगा, उसी का तीसरा वर्ण होगा। तो ठीक है, हम तोड़ लेते हैं। तो हमारे पहले नियम के हिसाब से जो ये दिग्गज है, ये किस तरह से टूटेगा, दिक प्लस गज, ठीक, और हलंत आएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा जाता है ये आधा लिखा जाता है। तो कैसे टूटेगा, दिक प्लस गज में टूटेगा, तब ये हमारा क्या होगा, दिग्गज होगा, ठीक है। नियम अप्लाई करके देख लेना, का के साथ उसी के वर्ण का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो वो अपने तीसरे वर्ण में ही क्या होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। अगला उदाहरण हमारा आता है, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता। तो ये किस में चलेगा, इसको जरा तोड़ के देखते हैं, भगवत प्लस गीता, तो भगवत गीता। अब यहाँ पे जो ता है, ठीक, ये किस में बदल गया, हमारा दा में बदल गया, ठीक है, किस में बदल गया, दा में बदल गया। और भगवत में जो दा होता है उसमें हलंत होता है, यानी कि आधा दा होता है, ठीक है। तो ता अपने तीसरे वर्ण में चला गया, दैट इज द भगवत गीता। क्लियर है बात? उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा जगदीश, ठीक है, क्या लिखा, जगदीश। तो जगदीश कौन होता है, जगत का ईश होता है, तो जगत प्लस ईश, ठीक। अब इसके साथ कुछ भी जुड़ जाए वो किसमें, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके, देखो इसके अनुसार चेंज नहीं होना है, किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, कि भाई आपका पहला संधि का करने के में पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो जगत प्लस ईश क्या हमारा क्या हो गया, जगदीश हो गया। तो यहाँ पे जो त है, ये त हमारा किसके साथ मिला हुआ है, स्वर के साथ मिला है, तो ये अपने तीसरे वर्ण में जाके क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जगत का मतलब क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगले उदाहरण की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया दिग्विजय, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, दिग्विजय, दिग्विजय मतलब दिक प्लस विजय, राइट। तो का के साथ हमारा क्या आ गया, यार अलावा आ गया, और उसके साथ साथ विजय यानी कि ई की मात्रा भी है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, दिग्विजय कहलाएगा, ठीक है। विजय तो एज इट इज रहेगा, का किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि कोई भी आपका व्यंजन आ जाए साथ में तीसरे वर्ग का, या पहले वर्ग के साथ कोई भी आपका स्वर जुड़े, अंत्यस्थ व्यंजन जुड़े, पहला वर्ग के साथ तीसरा वर्ग जुड़े, चौथा वर्ग जुड़े, पांचवा वर्ग जुड़े, तो वो परिवर्तित होगा किसमें, वो परिवर्तित होगा आपका ग, यानी कि उसके साथ जो तीसरा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो होगा उसमें परिवर्तित होगा, ठीक है। सीधे सीधे आपको अगर कहा जाए तो ये पहली बात हो जाती है कि आपको संधि करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब दोनों शब्दों को आप तोड़े तो उनका अपना अपना एक अर्थ हो, ठीक है। अगर वो अर्थ के बिना दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी संधि कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ठीक। और उदाहरण की तरफ हम चलेंगे, जैसा हमने कह दिया सिद्धि, ठीक है, जैसा मैंने कह दिया सिद्धि, ठीक है। तो सिद्धि को जब हम तोड़ते हैं तो सिद्धि को लिखेंगे कैसे, सित प्लस धी, कैसे लिखेंगे सिद्धि को, सित प्लस धी। तो ये जो ता है, अब ये किस में चेंज होगा, ता किस में चेंज होगा, ध में, द में चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सिद्धि बन गया, ठीक है। अभी आसानी से हो सकता है, क्लियर है बात?
तो ये हमारा किसमें परिवर्तन होता है, जैसे हमने कह दिया क का गा में परिवर्तन हो जाना, च का जहा में परिवर्तित हो जाना, ट का ठ में परिवर्तित हो जाना, त का द में परिवर्तित हो जाना, प का बा में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो ये सारे नियम उसी के लिए चलते हैं। और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा अजंत, ज है यानी कि च में टूटेगा, अच प्लस अंत। ठीक है, च के साथ हमारा कुछ भी आ जाए वो सीधा सीधा किस में जाएगा, जा में जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अजंत हो गया। ठीक, जैसे मैंने लिखा षडानन। ठीक है, हमने क्या लिखा, षडानन। तो ये किस तरह से टूटेगा, ये टूटेगा हमारा षट प्लस आनन। ठीक है, ट है, ट है तो ड में चेंज होगा, किस में बदल गया, ड में बदल गया। ठीक है, तो इन नियमों के साथ साथ ही आप इसको क्या है, इसको आप पूरी तरह से करते हुए चले। क्लियर है इतनी चीज। और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया अब्ज। ठीक है, तो बा है, अब देखो आधे पूरे से मतलब नहीं है, किस में बदल रहा है, बा में बदल रहा है, तो पा से टूटेगा। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया अप प्लस, है ना, बा से टूट रहा है ना, है ना। ठीक, तो अप प्लस ज। ठीक, अब जो हो गया, प किस में बदल गया, ब में बदल गया, तो ये क्या हो गया, अप प्लस ज, अब हो गया। जैसे मैंने लिख दिया सद्गुण। क्या लिखा मैंने, सद्गुण। सद्गुण को लिखते हैं तो द में हलंत आता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, द है तो किस में जाएगा, ता में जाएगा, सत प्लस गुण। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाया, सद्गुण कहलाया। ठीक, यहाँ तक ये हमारा पहला नियम है, उसके कुछ उदाहरण है, ये उसका वर्ग है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, इसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा उदाहरण आप अपने रिवीजन टाइम पे लगाएंगे, अपने प्रैक्टिस बुक में लगाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पहले ये देख लें कि यहाँ पे जहां से संधि हमारी होनी है वहां पे कौन सा शब्द है, जहां पे संधि होनी है वहां पे कौन सा शब्द है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने शब्दों को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से संधि हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि अपने अपने शब्दों के अर्थपूर्ण गुण के साथ वो टूटे, तभी हमारी संधि पूर्ण कहलाएगी, वरना तो क्या होगा, संधि पूर्ण नहीं कहलाएगी। तो क्योंकि व्यंजन संधि में नियम ज्यादा होते हैं, तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आज हम इसी नियम को पढ़ें, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसी नियम की प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं एक और नगरी क्लास के साथ, जो हमारी होगी अगले नियम के लिए। ठीक है, तो हमने आज एक नियम में 3-4 रूल्स को पढ़ लिया, तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हुए कल फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट नियम के साथ। तब तक देखते रहिए क्लास को और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।